Hello, dear UPSC EPFO aspirants. So, guys, in this series, we are practicing, 15 questions every lecture on different topics that are crucial for your EPFO, APFC and EOAO exam. So, guys, सबसे पहली जो कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होते हैं, और इसके बाद वो सोचते हैं कि जो हमने यूपीएससी में किया है वही शायद ईपीएफओ के लिए भी इनफ होगा, बट दैट्स नॉट ट्रू। गाइज यूपीएससी सी सेट में जो पेपर आता है उसमें सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अगर आप ईपीएफओ के पेपर की बात करो तो इसमें आपको डिफरेंट टॉपिक्स देखने को मिलते हैं, सच एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीअरेंजमेंट, एरर डिटेक्शन, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो ये क्वेश्चन है जो आपको अब की बार टारगेट करने पड़ेंगे अपने ईपीएफओ एग्जाम के लिए, और उसी के लिए हम ये सीरीज आपके लिए लेके आए हैं जिसमें हम अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग टॉपिक्स पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू टारगेट टुडे इज एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बट गाइस इस मोमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए? इस मोमेंट पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए आपके यूपीएससी ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर पेपर। गाइज अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर से समझ पाओगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, आपको किस चीज़ की किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, एनालिसिस क्या है उनका, कौन से क्वेश्चंस हैं जो इजी आते हैं, मॉडरेट आते हैं, डिफिकल्ट आते हैं, और सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, ये सारा इस गाइड बुक में दिया हुआ है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो डाउनलोड दिस गाइड बुक एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और गाइज अगर आपको हमारे कोर्सेज से जुड़ना है तो गाइज हमारे पास 3 कोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर आप अपनी तैयारी पूरी कर चुके हो तो आपके लिए टेस्ट सीरीज है हमारे पास। सेकंड, अगर आपको सिर्फ मान लो आपने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश कर रखा है, बाकी स्पेशल सब्जेक्ट्स करने हैं आपको, आईआर, लेबर लॉ, अकाउंटेंसी, तो उसके लिए स्पेशल सब्जेक्ट कोर्सेज हैं। और तीसरा हमारे पास है मास्टर कोर्स। ये है हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ऑल योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। सो हाउ कैन यू एनरोल इन दिस कोर्स और एनी ऑफ दीज कोर्सेज? वैसे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है इस वीडियो का, बट लेट मी शो यू अ वेरी सिंपल वे टू कम एंड विजिट आवर वेबसाइट। गाइज आपको क्या करना है, आपको बस अपने ब्राउजर पे जाना है और ब्राउजर पे जाके टाइप करना है edutab.in। आप जैसे ही edutab.in सर्च करेंगे आप हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पे ये दिखेंगे आपको हमारे अलग अलग कोर्सेज के टैब्स। इसमें आपको ये 4 टैब दिखेगा, यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए एंड दीज आर योर कोर्सेज अवेलेबल टू यू। सो गाइज ये है आपकी टेस्ट सीरीज, ये है आपका स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें स्टेटिस्टिक्स, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, सोशल सिक्योरिटी, आईआर एंड लेबर लॉज, कंप्यूटर अवेयरनेस, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस। सिर्फ ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, और ये है आपका मास्टर कोर्स। गाइज इसमें आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश और ये स्पेशल सब्जेक्ट सबकी आपको प्रिपरेशन करने को मिलेगी। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन स्पेशल सब्जेक्ट एंड your master course, but this in this course you will get everything end to end, and you can also enroll yourself in a 10-hour trial course जिसमें आप अपना डेमो लेसन्स भी देख सकते हो। तो गाइज इस पे अभी हम 52% ऑफर डिस्काउंट कर रहे हैं, डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं, एंड द कूपन कोड इज EPFO 52। सो तीनों कोर्सेज में आप EPFO 52 लगा के आप 52% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। सो come join us and streamline your preparation and make your journey productive। तो चलिए गाइज आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एरर डिटेक्शन। अब एरर डिटेक्शन बेसिकली इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, कि आपके ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं और आप कितने अच्छे से अपनी ग्रामर को कंट्रोल कर पाते हो, कितने अच्छे से आपको जो लेसर नोन रूल्स हैं वो आपको मालूम है और कैसे वो क्वेश्चन डालता है। तो आज हम ये 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इनके साथ साथ सीखेंगे कि हमें कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को टारगेट करना है। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको एक सेंटेंस को 4 पार्ट में ब्रेक किया है और आपको बताना है किस पार्ट में एरर है यहाँ पर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द रीसेंट recommendations ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस अंडरस्कोर्स द नीड फॉर enhanced coordination among agencies, particularly in areas where intelligence lapses have previously led to operational setbacks। तो यहाँ पे आपको एरर ढूंढना है गाइस, किस पार्ट में एरर है आपका। तो आई रीड आउट द क्वेश्चन वंस अगेन। द रीसेंट recommendations ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस अंडरस्कोर्स द नीड फॉर enhanced coordination among agencies, particularly in areas where intelligence lapses have previously led to operational setbacks। तो गाइज अब ऐसे क्वेश्चन में ना आपको लेफ्ट टू राइट जब आप पढ़ते हो सेंटेंस तो हमेशा एक सीक्वेंस फॉलो किया करो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड देन प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। सब्जेक्ट, सेंटेंस का ऑनर कौन है? सब्जेक्ट कौन होता है? नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन बट द ऑनर ऑफ द सेंटेंस, जिसके लिए सेंटेंस बनाया गया है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन था?
द रिसेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो ये ऑन डिफेंस, अब सब्जेक्ट क्या है, डिफेंस है, कमेटी है, पार्लियामेंट्री है या रिकमेंडेशन है। गाइस लेफ्ट में आपको स्टार्टिंग में सब्जेक्ट मिलता है। सो द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस वाज रिकमेंडेशंस, ठीक है। सो दैट वाज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस। अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हमें क्या चेक करना है कि वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्या बताता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब विल बी सिंगुलर, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब विल बी प्लूरल। तो यहाँ पे वर्ब क्या थी गाइस, द रिसेंट रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस, अंडरस्कोर्स आएगा या अंडरस्कोर आएगा। अब गाइस याद रखना, अंडरस्कोर इज अ प्लूरल वर्ब, अंडरस्कोर्स इज अ सिंगुलर वर्ब। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसमें कई बार गलती होती है। गाइस जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, जैसे आई के साथ फर्स्ट पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले क्रिकेट। प्लूरल सेकंड पर्सन प्लूरल, जैसे वी, यू, दे, ठीक है, या कोई भी प्लूरल नाउन है जैसे बॉयज, या जैसे यहाँ पे था रिकमेंडेशंस, ठीक है, कंट्रीज, कुछ भी आ जाए, प्लूरल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, बॉयज प्ले, चिल्ड्रन प्ले, स्टूडेंट्स प्ले, प्लेयर्स प्ले। लेकिन सिंगुलर में आपको क्या ध्यान रखना होता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर चीज का नाम है जैसे बॉय आ गया या कमेटी आ गया, कोई भी सिंगुलर नाउन आ जाए। अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना होता है, सिंगुलर में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो सिंगुलर में याद रखना आपको वर्ब में एस ई एस ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ही प्लेज, शी प्लेज, रोहित प्लेज, रीना प्लेज, ठीक है, अ बॉय प्लेज। और एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आई वर्क, वी वर्क, यू वर्क, दे वर्क, पीपल वर्क, लेकिन ही वर्क्स, शी वर्क्स, रोहित वर्क्स, ठीक है। जैसे आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, लेकिन ही डज, शी डज, ठीक है। आई गो, ठीक है, आई गो टू ऑफिस एवरी डे या एवरी मॉर्निंग, वी गो, यू गो, दे गो, लेकिन ही गोज, शी गोज। तो सिंगुलर में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें वर्ब में एस ई एस या आई ई एस ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो वर्ब में एस अंडरस्कोर्स दिया हुआ था तो मतलब ये सिंगुलर के लिए यूज हो रही थी, हमें यहाँ पे यूज करनी थी प्लूरल के लिए, रिकमेंडेशंस के लिए। तो यहाँ पे अंडरस्कोर्स नहीं, क्या आना चाहिए था, अंडरस्कोर। सो ऑप्शन बी वाज योर एरनेस पार्ट इन द सेंटेंस, ठीक है। चलेगा इस सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे और आपको मैं बताता रहूंगा कि कैसे आपको क्वेश्चंस को टैकल करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, सब कुछ देख के। तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने गाइस, ऑल्दो द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन, experts warn that it falls short in addressing the nuances of consent and do not adequately delineate accountability for breaches। अब आपको देखने में मुश्किल लग रहे होंगे क्वेश्चन से, लेकिन गाइस एपीएफसी का एग्जाम है, ईपीएफओ का एग्जाम है, हलवा नहीं है। तो मुश्किल आएगी और हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। तो क्या गलती थी गाइस, कोई गलती मिल रही है आपको यहाँ पे, मुझे तो गलती दिख गई है। मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। ऑल्दो द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोवाइड अ रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन, एक्सपर्ट्स वार्न दैट इट फॉल्स शॉर्ट इन एड्रेसिंग द नुआंसेस ऑफ कंसेंट एंड डू नॉट एडिक्वेटली डिलिनेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ब्रीचेस। तो क्या गलती थी गाइस यहाँ पे, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था अभी अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है। देखना, ऑल्दो द लेजिस्लेशन एम्स टू प्रोवाइड रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेटा प्रोटेक्शन, एक्सपर्ट्स वार्न दैट इट, अब देखो दैट के बाद नया क्लॉज शुरू हो गया। अब यहाँ से इट के साथ, सिंगुलर है ना इट, इट के साथ देखो क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। तो इट फॉल्स शॉर्ट इन एड्रेसिंग द नुआंसेस ऑफ कंसेंट एंड डू नॉट एडिक्वेटली या डज नॉट एडिक्वेटली डिलिनेट। जब हम इट की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं, तो लेजिस्लेशन सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमें डू लगाना पड़ेगा या डज। तो इट डज नॉट एडिक्वेटली डिलिनेट अकाउंटेबिलिटी फॉर ब्रीचेस। तो ये डू, डज, गो, गोज, ये फॉल्स, इन पे गलतियां बहुत बनती हैं आपके एग्जाम्स में, तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक है, क्रूशियल कॉन्सेप्ट है ये। तो ऑप्शन डी वॉज योर एरनेस पार्ट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, द इलेक्शन कमीशन हैज proposed a set of reforms who, if implemented effectively, could reduce the opacity associated with donations from anonymous corporate entities।
यस गाइस, कैन यू फाइंड द एरर इन दिस? और आई थिंक जो आप सोच रहे हो वो ठीक सोच रहे हो, बट अपने गट को, इंस्टिंक्ट्स को ना ट्रस्ट करना सीखो, ठीक है? और वो कब होगा? जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ये सब। तो मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन, फिर आंसर बताता हूँ इसका। इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, द इलेक्शन कमीशन हैज proposed a set of reforms who, if implemented effectively, could reduce the opacity associated with donations from anonymous corporate entities. यहाँ पे कहाँ गलती थी गाइज? यहाँ पे गलती थी सी पार्ट में। गाइज हु या हुम हम यूज करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है? लिविंग एंटिटीज, और लिविंग एंटिटीज में भी स्पेसिफिकली कौन? ह्यूमन बींग्स के लिए। तो रोहित इज द बॉय हु, या ही शी इज द गर्ल हु, ठीक है? तो हु या हुम हम यूज करते हैं किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। लेकिन नॉन लिविंग एंटिटीज के लिए क्या यूज होता है? विच यूज हो किया जाता है। सो नॉन ह्यूमन एंटिटीज बोल लो इनको, नॉन लिविंग तो क्यों बोले, नॉन ह्यूमन एंटिटीज बोल लो। नॉन ह्यूमन बींग्स या नॉन ह्यूमन एंटिटीज मतलब जैसे एनिमल्स भी आ गए इसमें, प्लांट्स भी आ गए, ठीक है? या नॉन लिविंग एंटिटीज जैसे आप कोई भी ऐसी बात कर रहे हो, कोई भी जो मतलब जो ह्यूमन बींग से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे बात थी इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोइंग डिमांड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फाइनेंसिंग, द इलेक्शन कमीशन हैज प्रपोज्ड अ सेट ऑफ रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स के लिए बोल रहा था वो, रिफॉर्म्स इज नॉट अ लिविंग ह्यूमन बींग। तो यहाँ पे हु की जगह क्या आना चाहिए था? विच reforms which if implemented effectively could reduce the opacity associated with donations from anonymous corporate entities. So यहाँ पे who नहीं, who की जगह क्या आना चाहिए था? which. So option C is your correct answer. ठीक है, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। द पैनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कन्वीन टू डेलिब्रेट ऑन द implications of the new citizenship law were sharply divided over whether the statute infringed on fundamental rights or merely sought to streamline existing legal ambiguities. Yes, guys. Can you locate the error in the sentence? The panel of constitutional experts convened to deliberate on the implications of the new citizenship law were sharply divided over whether the statute infringed on fundamental rights or merely sought to streamline existing legal ambiguities. यस गाइस, अब देखो वही चीज थी। सब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में? द पैनल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स। तो पैनल क्या है यहाँ पे? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? द पैनल, जो पैनल है एक्सपर्ट्स का, उस पैनल ने डिलिब्रेट करने के लिए जो बुलाए गए थे ऑफ द न्यू सिटीजनशिप लॉ वर शार्पली डिवाइडेड या वॉज? अब पैनल के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पे? was. तो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो हमेशा सब्जेक्ट को और आइडेंटिफाई करके चलो गाइज, ये हैबिट होनी चाहिए आपकी, और एक इसी हैबिट से गाइज आप अपनी ग्रामर की 50% मिस्टेक्स एलिमिनेट कर पाओगे, ठीक है? चलिए गाइज क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विद सेवरल की verdicts pending before the Supreme Court, legal scholars have urged to greater judicial restraint in cases where the executive's domain might be perceived as unduly encroached upon. Yes, guys, can you locate the error in this? With several key verdicts pending before the Supreme Court, legal scholars have urged to greater judicial restraint in cases where the executive's domain might be perceived as unduly encroached upon. ये इसमें preposition की गलती थी गाइस। चलिए मैं बताता हूँ आपको कहाँ गलती थी। विद सेवरल की verdicts pending before the Supreme Court, legal scholars have urged to greater judicial restraint या urged for? गाइस अर्ज्ड फॉर होता है किसी चीज के लिए विनती करना, तो अर्ज्ड फॉर ग्रेटर जुडिशियल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है? तो यहाँ पे अर्ज टू नहीं, अर्ज फॉर बोला जाता है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे एरर था आपके बी पार्ट में, एंड बी वाज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इट continues to remain heavily reliant on coal-based power plants that not only pollutes the air but also contribute to long-term ecological damage. अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कहाँ गलती है इसमें गाइस। क्या बोल रहे हैं वो? ऑल्दो, हालांकि इंडिया हैज मेड स्ट्राइड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, इट कॉन्टिन्यूज टू रिमेन। अब देखो गाइस, मैं आपको टेक्निकलिटी समझाऊंगा अभी। इट कॉन्टिन्यूज, इट के लिए कॉन्टिन्यूज ठीक आ रहा है। इट कॉन्टिन्यूज टू रिमेन हेविली रिलायंट ऑन कोल बेस्ड पावर प्लांट्स। अब यहाँ पावर प्लांट्स की बात हो रही है, प्लूरल है। दैट नॉट ओनली पॉल्यूट्स द एयर
बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म। अब देखो कंट्रीब्यूट ठीक है यहाँ पे, लेकिन पॉल्यूट्स तो सिंगुलर के लिए यूज होता है ना, और यहाँ पे बात हो रही है प्लांट्स की, पावर प्लांट्स की, तो यहाँ पे पॉल्यूट्स आना चाहिए या पॉल्यूट आना चाहिए? So that was the error in this. Although India has made strides in renewable energy production, it continues to remain heavily reliant on coal-based power plants that not only pollute the air but also contribute to long-term ecological damage. So यहाँ पे correct answer था आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सो गाइज हमेशा सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके चलो, वहीं से आपको आइडिया लगने लगेगा कि कहाँ गलतियां हैं। ठीक है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट्स फेलियर टू रिलीज टाइमली compensation to flood victims has exacerbated public anger, particularly in districts whose rescue efforts were either delayed or inadequately coordinated due to a lack of interagency communication. Yes guys. मैं फिर से पढ़ता हूँ सेंटेंस। द स्टेट गवर्नमेंट्स फेलियर टू रिलीज टाइमली compensation to flood victims has exacerbated public anger, particularly in districts whose rescue efforts were either delayed or inadequately coordinated due to a lack of interagency communication. अब यहाँ गलती थी गाइस आपके सी पार्ट में। whose यूज होता है पोजेशन के लिए, जिनका, लेकिन जब हम जगह की बात कर रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, तो जगह के लिए हम whose यूज नहीं करते, क्या यूज करते हैं? where। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे? The state government's failure to release timely compensation to flood victims has exacerbated public anger, particularly in districts where, जहां पर, जिनका नहीं, whose होता है जिनका या जिसका, लेकिन यहाँ पे था districts where rescue efforts were either delayed or inadequately coordinated due to a lack of interagency communication. So यहाँ पे whose की जगह पे क्या आना चाहिए था? where. So option C was your correct answer. चलिए guys next question पे चलते हैं। In a bid to bolster diplomatic ties, the Prime Minister announced a series of initiatives that includes trade concessions, educational exchanges, and the establishment of a joint cultural council. Yes, guys, मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन। In a bid to bolster diplomatic ties, uh, the Prime Minister announced a series of initiatives that includes trade concessions, educational exchanges, and the establishment of a joint cultural council. यस गाइस, कोई एरर मिल रहा है आपको? यहाँ पे आर्टिकल्स में गलती थी गाइस, देखना। इन अ बिड टू बोल्स्टर डिप्लोमेटिक टाइज, द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स दैट इंक्लूड ट्रेड कंसेशंस, एजुकेशनल एक्सचेंजेस एंड द एस्टैब्लिशमेंट, या एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए जॉइंट कल्चरल काउंसिल। तो यहाँ पे द की कोई ज़रूरत नहीं थी, दिस वाज द एरनेस पार्ट है। तो आर्टिकल्स को भी आपको ध्यान से पढ़ के जाना होता है। जब बाकी दोनों में कोई आर्टिकल यूज़ नहीं हो, यहाँ आर्टिकल की क्या ज़रूरत है? तो क्या आएगा? सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स दैट इंक्लूड्स trade concessions, educational exchanges and establishment of a joint cultural council. अब यहाँ पे आप सोच रहे होगे सर इंक्लूड्स ठीक है क्या यहाँ पे? यस गाइस, इनिशिएटिव्स के लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अ सीरीज के लिए आ रहा है। अ सीरीज ऑफ इनिशिएटिव्स के, एक सीरीज बनाई, एक श्रृंखला बनाई है, तो सीरीज सिंगुलर होता है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर ही वर्ब आती है, तो वो करेक्ट था। यहाँ पे गलती थी डी पार्ट में, यहाँ पे द नहीं आना था। चले गाइस आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द जर्नलिस्ट हुज कवरेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स have won international accolades was detained without charge at the airport, raising concerns about press freedom and state surveillance practices. The journalist whose coverage of conflict zones have won international accolades was detained without charge at the airport, raising concerns about press freedom and state surveillance practices. ये तो सिंपल था गाइस। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था? यहाँ पे द जर्नलिस्ट हुज कवरेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स, यहाँ पे कवरेज की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव वन आना चाहिए था या हैज वन आना चाहिए था? सिंगुलर की बात हो रही है। द जर्नलिस्ट हुज कवरेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैज वन। कॉन्फ्लिक्ट जोन सब्जेक्ट नहीं है, कवरेज सब्जेक्ट है यहाँ पे। तो जिसकी कवरेज
किस चीज़ की कवरेज, कॉन्फ्लिक्ट जोन की कवरेज जो उसने की, हैज़ वन इंटरनेशनल एक्कोलेट्स, वॉज डिटेन्ड। अब द जर्नलिस्ट वॉज डिटेन्ड, वो ठीक है, द जर्नलिस्ट वॉज डिटेन्ड विदाउट चार्ज एट द एयरपोर्ट, लेकिन ये जो था हुज कवरेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैव वन होना चाहिए था या हैज़ वन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर था हैज़ वन, तो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। द पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट दो कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप lack actionable recommendations for addressing systemic issues such as workforce shortages and unequal distribution of primary care infrastructure. Yes guys, the public health report, though comprehensive in scope, lack actionable recommendations for addressing systemic issues such as workforce shortages and unequal distribution of primary care infrastructure. तो द पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट दो कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप, अब यहाँ पे रिपोर्ट था सब्जेक्ट, रिपोर्ट इज सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए वर्ब भी क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर, तो यहाँ पे लैक आएगा या लैक्स आएगा। द पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट दो कॉम्प्रिहेंसिव इन स्कोप लैक्स एक्शनेबल रिकमेंडेशंस, तो रिपोर्ट में कमी है, तो रिपोर्ट के लिए क्या आना चाहिए था यहाँ पे, लैक्स, नॉट लैक, तो ऑप्शन बी वॉज योर करेक्ट आंसर है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। The new educational policy seeks to bridge learning disparities by empowering local bodies and school administrators. Yet, critics argue that it fails in accounting for socio-economic barriers faced by rural students. Yes, guys. The new educational policy के लिए seeks आ रहा है, ठीक है, seeks to bridge learning disparities, के जो डिफरेंसेस हैं, डिस्पैरिटीज हैं, बाय एम्पावरिंग लोकल बॉडीज एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स, येट क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट फेल्स इन अकाउंटिंग फॉर सोशियो इकोनॉमिक बैरियर्स फेस्ड बाय रूरल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे गलती किस चीज़ की है गाइस, इट फेल्स इन अकाउंटिंग फॉर नहीं, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर, ठीक है, फेल्स के बाद ही फेल टू डू सो या ही फेल इन डूइंग सो, ही फेल टू डू सो, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, yet critics argue that it fails to account for socio-economic barriers faced by rural students. Fails in accounting नहीं होता guys, fails to account होता है, ठीक है, तो he failed to do so, he failed to reach on time, या he failed in reaching on time, तो he failed to reach, तो fail के बाद हम infinitive यूज करते हैं 2 + v1, ठीक है, तो यही इसमें गलती भी थी, एंड योर एरनस पार्ट वाज पार्ट नंबर सी। सो गाइस ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए, इन्फिनेटिव्स, जेरेंट्स, ये सब क्या होते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है, कहाँ ध्यान होना चाहिए कि इसके साथ ये नहीं लगेगा ये लगेगा, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए अपने कॉन्सेप्ट्स में। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एज ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, कोस्टल कम्युनिटीज आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पैटर्न्स। इसमें भी गाइज मैं हिंट बता देता हूँ आपको, प्रपोजिशन की ही गलती है इसमें भी, देखते हैं क्या गलती है। मैं एक बार फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन। एज ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, कोस्टल कम्युनिटीज आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, राइजिंग सी लेवल्स एंड डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिशनल लाइवलीहुड पैटर्न्स। तो यहाँ पे गलती थी गाइस आपके बी पार्ट में, देखना क्या गलती थी। एज ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, कोस्टल कम्युनिटीज आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल अगेंस्ट या वल्नरेबल टू, गाइस वल्नरेबल के साथ क्या यूज होता है, टू यूज होता है, इट्स कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, वल्नरेबल अगेंस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं, दे आर इंक्रीजिंगली वल्नरेबल टू, दैट मीन्स दे आर प्रोन टू extreme weather events, rising sea levels and disruption of traditional livelihoods. So यहाँ पे करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी। तो वैसे ये टॉपिक कुछ हैं जो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रोनाउंस, टेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस, एडवांस वर्ब, प्रेपोजिशन, ठीक है, इन पे गलतियाँ बनती ही बनती हैं एग्जाम में, तो इनको अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑपोजिशंस डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द alleged financial misappropriation was met with a firm denial from the cabinet, who insisted that no such irregularities existed.
यस गाइस, क्या गलती है? द ऑपोजिशंस डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब into the alleged financial misappropriation was met with a firm denial from the cabinet, who insisted that no such irregularities existed. ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अभी बताया था. क्या गलती है गाइस इसमें? गाइस मैंने आपको बोला था हु लिविंग बींग्स के लिए यूज होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए. यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैबिनेट की. कैबिनेट इज नॉट अ ह्यूमन बींग. तो इट माइट बी मेड अप ऑफ ह्यूमन बींग्स बट द वर्ड कैबिनेट इज नॉट ह्यूमन बींग. राइट, तो वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, वो नाम, वो नाउन जो है वो ह्यूमन बीइंग होना चाहिए. अब वो कैबिनेट कोई ह्यूमन लिविंग बॉडी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो यहाँ पे हु नहीं, क्या आएगा? विच. तो क्या बनेगा? द अपोजिशंस डिमांड फॉर एन इंडिपेंडेंट प्रोब इनटू द alleged financial misappropriation was met with a firm denial from the cabinet, which insisted that no such irregularities existed. So यहाँ पे your correct answer was option number D. चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे. Uh, while several measures have been taken to digitize governance, concerns remain regarding the inclusivity of such platforms, especially among elderly citizens and that residing in regions without stable internet access. Yes, guys, क्या गलती है इसमें? बता सकते हो? While several measures have been taken to digitize governance, concerns remain regarding the inclusivity of such platforms, especially among elderly citizens and that residing in regions without stable internet connections. इसमें भी प्रोनाउन की ही गलती थी गाइस. क्या गलती थी इसमें? डी पार्ट में आ रहा था, देखना वो यहाँ पे बात कर रहा है सिटीजन्स की, तो सिटीजन्स के लिए दैट या दोज. देखना guys, while several measures have been taken to digitize governance, concerns remain regarding the inclusivity of such platforms, especially among elderly citizens and those residing in regions without stable internet access. So यहाँ पे that नहीं, प्लूरल के लिए those यूज होगा. So your error was in C part of the sentence. तो ये प्रोनाउन का ही क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए दिस दैट दीज दोज किसके लिए और कहाँ कैसे यूज होते हैं. तो and those residing in regions, तो especially among elderly citizens and those residing in regions without stable internet access. और चलिए guys, last question for today. The court observed that denying bail solely on grounds of public sentiment constituted a violation of fundamental rights enshrined in the Constitution and undermines the principle of due process. Yes guys, कहाँ गलती है इसमें? मैं फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन आपके लिए एक बार. द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट डिनाइंग बेल solely on the grounds of public sentiment constituted a violation of fundamental rights enshrined in the Constitution and undermines the principle of due process. Yes, guys. Yes, guys, इसमें कोई गलती नहीं थी सेंटेंस में. द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग बेल, यहाँ पे दैट डिनाइंग बेल solely on अच्छा ऑन द ग्राउंड्स आएगा, सॉरी नहीं गाइज, इसमें ए पार्ट में एरर था, तो यहाँ पे गलती थी. ऑन द ग्राउंड्स, ऑन ग्राउंड्स नहीं. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग बेल solely on the grounds of public sentiment, स्पेसिफिक बात कर रहा है ना, तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट constituted a violation of fundamental rights enshrined in the constitution and undermines the principle of due process. तो यहाँ पे मैंने भी ध्यान नहीं दिया था, बट अब ध्यान से पढ़ा तो समझ आया. ऑप्शन ए में यहाँ पे एरर है, ऑन द ग्राउंड्स नहीं, ऑन द ग्राउंड्स होना चाहिए, मतलब किस बुनियाद पे, किस वजह से बेल डिनाई किया गया है. सो द कोर्ट ऑब्जर्व दैट डिनाइंग बेल solely on the grounds of public sentiment constituted a violation of fundamental rights enshrined in the Constitution and undermines the principle of due process. So option A was your correct answer. So guys, I hope this has given you a clear idea कि आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, आपको और कितना प्रैक्टिस करना है, कितना प्रिपेयर करना है, और कैसे आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करके जाना है. क्योंकि इंग्लिश गाइज इज द होल्ड्स द मोस्ट वेटेज आउट ऑफ क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश. ठीक है, 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश पे,
तो आपके जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, उसमें इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंग्लिश को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, यू विल बी एबल टू स्कोर रियली हाई। और इसमें कंपटीशन इतना है कि यू हैव टू बी इन द टॉप 1% ऑफ द स्टूडेंट्स। सो गाइज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कम ज्वाइन अस इन आवर कोर्सेज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन टुडे। अभी भी टाइम है बहुत, आप कॉन्सेप्ट्स को बड़े अच्छे से पिक कर पाओगे। ठीक है, आपको इनमें से कोई भी कोर्स आपको यूज़ करना है, टेस्ट सीरीज है, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, या फिर मास्टर कोर्स है, यू कैन ज्वाइन अस एंड स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन विद अस। तो गाइज, ऐसे ही सेशन हम डेली आपके लिए अब लेके आते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड द कंटेंट यूजफुल। तो गाइज, अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, which is 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID, guys. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस पे। तो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। ठीक है, अगर आपको, मैंने फिर बता रहा हूँ, PYQs की ज़रूरत है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको कोर्स देखना है उसका भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये PDF की ज़रूरत है तो ये PDFs भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई विश यू ऑल द सक्सेस इन योर endeavors ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So all the very best and happy learning to all of you.